इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं यूके में, अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है या इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है यूके में, उस एक्सपीरियंस का क्या आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और उसके बाद मूव होना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। यूके मूव होना चाहिए, इधर यूएई आना चाहिए, गल्फ जाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है और कौन से ऑप्शन में ज़्यादा रियलिस्टिक आपके जो गोल्स हैं वो अचीवेबल हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम डिटेल से इस बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से आखिर तक। सबसे पहले अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, किसी भी ग्रेजुएशन आपने की है प्रोफेशनल्स कैटेगरी में या नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में, स्पेसिफिकली मेडिकल प्रोफेशंस के लिए जो वेस्ट है वो एक किस्म का एक पैराडाइज है। आपके पास बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, जॉब के हवाले से, ग्रूमिंग के हवाले से, अपने स्किल्स इन्हेंस के हवाले से और अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। लेकिन ऑफ कोर्स जब इतनी सारा अपॉर्चुनिटी और इतनी ज़्यादा जब गैप है तो उसके लिए डेफिनेटली एक बेंचमार्क है, एक सर्टेन थ्रेश होल्ड है जिसको आपने अचीव करना होता है। और वो अचीव करने के लिए डेफिनेटली एक्सपीरियंस जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है। बजाय आपकी कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, कितने अच्छे ही आप स्किलफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन, आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत सी चीज़ें आप लैक करते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल साइट्स पर जाते हैं पाकिस्तान इंडिया से, तो सबसे बड़ी चीज़ें जो आती हैं वो डाइवर्सिटी की आती है। कल्चरल डिफरेंसेस, लैंग्वेज डिफरेंसेस, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपको यहाँ पर। स्टार्ट में बहुत मुश्किल होता है आपके लिए एडजस्ट होना। तो उससे उस हवाले से अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली मेरा जो एक्सपीरियंस और मेरी जो रिकमेंडेशन है वो गल्फ़ है। आप पाकिस्तान में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है या 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप जो पाकिस्तान से मूव होते हैं तो आपके ज़हन में सबसे बड़ा ये क्वेश्चन होता है कि भाई मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है, क्या मुझे वो सीनियर पोजीशन मिलेगी, क्या मुझे उससे आगे अभी वो मिलेगा, उससे आगे मैं जाऊँगा। नहीं, इस सवाल का जवाब बड़ा ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नहीं, आपको स्टार्ट बिल्कुल ज़ीरो से करना पड़ता है। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है आप जा रहे हैं, या आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है आप जा रहे हैं, आपके पास मास्टर है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या आपके पास बैचलर है। क्योंकि पोस्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है कि बैचलर डिग्री और एटलीस्ट मिनिमम 2 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी सर्टेन पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है उसमें। आप जब इवन यूएई में आप जाते हैं तो इंटरव्यू में सबसे पहले तो डेफिनेटली आप जब रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया को मीट कर लेते हैं, आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सबसे पहले यही पूछा जाता है कि भाई आपका एक्सपीरियंस कितना है। वो उसका बड़ा रीज़न ये होता है क्योंकि आप एक दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं, दूसरी कंट्री का जो कल्चर, लैंग्वेज और वहाँ पे जो सिचुएशन को इनकाउंटर करना वो ईज़ी नहीं होता। तो इसीलिए अच्छी कंपनियां आपको कभी भी हायर नहीं करती और अच्छी सैलरीज़ आपको नहीं मिल पाती। तो आपको स्टार्ट इसलिए ज़ीरो से करना पड़ता है। मैं यंग ग्रेजुएट्स और उन सबको मेरा यही मशवरा होगा कि जितना जल्दी मूव ऑन कर सके, अगर उनका गोल है कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एजुकेशन, तो जितना जल्दी आप मूव कर सकते हैं उतना अच्छा है। लेकिन आपके पास पाकिस्तान में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बगैर एक्सपीरियंस के जा रहे हैं तो मतलब आप माइनस में हैं। अगर एक्सपीरियंस के साथ है तो आप प्लस में जा रहे हैं। प्लस डजन मीन कि आपको जॉब मिल जाएगी, प्लस मीन्स के यू कैन गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो जब आप सबसे पहले यूएई में जाते हैं, चूँकि जब भी इंटरनेशनल रिक्रूटर वेस्ट वाला वो जब भी आपकी सीवीज़ उसके पास आती हैं, मल्टीपल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं पोजीशन के लिए, तो वो देखता है कि कौन सा कैंडिडेट सूटेबल है इस पोजीशन के लिए। जो सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं या आउटसाइड द कंट्री, एक थर्ड कंट्री में, डिवेल्प कंट्रीज़ में, अंडर डिवेल्प की मैं बात नहीं कर रहा, जिस तरह गल्फ़ है। गल्फ़ एक डिवेल्प कंट्री है, वहाँ की जो हेल्थ केयर सिस्टम है एक बड़ा ही मॉडर्नाइज हेल्थ केयर सिस्टम है और बड़ा ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स और सब चीज़ें जो है सेफ्टी और क्वालिटी के बारे में बड़े ही उनकी जो गाइडलाइंस है स्ट्रिक्ट हैं हेल्थ केयर को लेकर। तो जब आप वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं तो ये डेफिनेटली इनकी प्रेफरेंस वही होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक सर्टेन थ्रेशोल्ड डाइवर्सिटी, एक्सपीरियंस और वो सूटेबिलिटी पोजीशन की जो है वो अचीव कर ली होती है। उसके बाद जब आप यहाँ यूके आते हैं तो या वेस्ट जाते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, तो आपके पास आपके लिए बिल्कुल मुश्किलात होती नहीं है। क्योंकि देखें पाकिस्तान में आप डॉक्यूमेंटेशंस के हवाले से देख लें, आपका आईटीज़ का नॉलेज, आपका जो है हर लिहाज से आप एक अच्छा पैकेज नहीं होते किसी भी ब्रांड वैल्यूज़ के लिए। ब्रांड जो बड़ी ब्रांडेड जो हेल्थ केयर क्या कहते हैं कंपनीज़ हैं वो कभी भी आपको हायर नहीं करती। हम भी जब पाकिस्तान में थे, डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी बेसिक थिंग, और वो पेपर डॉक्यूमेंटेशन, और ज़माना बदल रहा है। वेस्ट में सारी डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास पेशेंट जो आते हैं उनके 20-20 साल, 30-30 साल पुराना रिकॉर्ड उनके वहाँ पर रिकॉर्डेड होता है, सिस्टम के साथ अटैच होता है। तो आईटी का नॉलेज बड़ा ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो पूछने का मकसद यही होता है
आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इसी हिसाब से तब्दील हो रहा है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो टीचिंग सिस्टम भी जो है बड़ा उसमें उसमें काफ़ी इसमें फ्लॉज आते हैं, क्यों पाकिस्तानी जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। अगर टीचर्स हैं दे शुड हैव टू गिव असाइनमेंट, जहाँ पे स्टूडेंट को असाइनमेंट फिल करनी चाहिए। उनकी जो है आईटी रिलेटेड नॉलेज, उनका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलेटेड उनके जो उनकी टाइपिंग स्पीड्स, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इधर एक छोटे से शहर में तकरीबन मोर देन 30 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हर फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर्स हैं चाहे वो नर्सिज़ हैं, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि हर शहर में इतने, चाहे वो फिजियोथेरापिस्ट है, लाइट हेल्थ वाले जितने भी हैं, तो हर शहर में चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी उठा के और किसी को भी डिप्लॉय कर देंगे। तो जब कम्युनिकेशन की मैंने बात की, चूँकि यहाँ पे जब आप काम करते हैं 3-4 चीज़ें जो है ना यहाँ की बैकबोन होती हैं। नंबर एक कम्युनिकेशन, क्योंकि देखें अगर आप कम्युनिकेशन, आपको इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश में आपकी कम्युनिकेशन सफिशेंट नहीं है, तो इट मीन्स यू आर ऑलवेज एट रिस्क। आपका पेशेंट रिस्क पर है, आप उसको क्वालिटी केयर नहीं दे सकते। आप पेशेंट की जो वो जो यहाँ पे जो अप्रोच होती है ओवरऑल, वो होती है पेशेंट सेंटर अप्रोच। पेशेंट की एक्सपेक्टेशन को आप मीट नहीं कर सकते। पेशेंट को प्रॉपरली, अगर मैं एक सिंपल वर्ड में इसको डिस्क्राइब करूँ कि अगर आप एक ऑर्डनरी फिजियोथेरापिस्ट हैं या ऑर्डनरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है विद अ गुड कम्युनिकेशन, तो आप यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही हाईली स्किलफुल प्रोफेशनल है विद अ वेरी ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन, देन इट इज़ नॉट फॉर यू, दिस कंट्री इज़ नॉट फॉर यू। तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और जैसे ही आप ये जो 3-4 चीज़ें हैं बेसिकली इन पे काम करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपको एज देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। आप जब यहाँ का सिस्टम में एडजस्ट हो जाते हैं, सिस्टम को अच्छे तरीके से वो कर लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली वो कहते हैं कि आप सीनियर हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो डाइवर्सिटी उस हवाले से हर एम्प्लॉयर आपको लेने में खुश होता है। लेकिन स्टार्ट में पाकिस्तान के वैल्यू या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उनको पता है कि वहाँ पे जो इवन जो प्लैब 1 प्लैब 2 भी किए जाते हैं डॉक्टर्स के लिए, उसमें यही चीज़ें होती हैं कि पेशेंट सर्टेन अप्रोच, पेशेंट सिंपैथी, एम्पैथी, पेशेंट जो आपका जो ट्रीटमेंट का जो सेंटर्ड पर्सन होता है ना, जहाँ पे आपने जो ट्रीटमेंट करनी होती है या जो डिस्कशन या कम्युनिकेशन करनी होती है, उसमें पेशेंट के पास राइट होता है। आप जो भी डिसीजन करते हैं, इट्स कॉल्ड SDM, इट्स अ शेयर डिसीजन मेकिंग। वो आपका डिसीजन नहीं होता, वो आपके पेशेंट का डिसीजन होता है, लेकिन आप सिर्फ ओपिनियन टेकर होते हैं। आप उसमें ओपिनियन रखते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताते हैं। बाकी पेशेंट्स नोज़ वेरी वेल कि व्हाट ही वांट और व्हाट ही नीड्स। तो ये चीज़ें जो है बड़ी मैटर करती हैं। तो ये जैसे ही ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में और मूव होना चाहते हैं, तो आप ये 2-3 चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें। सबसे पहले अपनी लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन पे, राइटिंग स्किल्स पे, क्योंकि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रेफरल्स करने होते हैं। तो आपकी अगर और क्या कहते हैं, मेडिकल जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है, उसके हवाले से आपकी अपनी जितनी भी जो भी बात आप करें वो एविडेंस बेस्ड हो, मतलब अंडरलाइन, वो ऐसे नहीं हो कि आपने एक वो कर लिया। तो इसीलिए जैसे जैसे आप सीनियर पोस्ट में जाते हैं, जूनियर पोस्ट में सर्वाइव करना ईजी होता है। वहाँ पे जैसे एक बैंड 5 फिजियो है या बैंड 6 फिजियो है, तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। जैसे ही आप हायर बैंड की तरफ जाते हैं या एक डिफरेंट रोल की तरफ जाते हैं, जैसे कि फिजियोज़ के लिए यहाँ पे अगर रोल की बात करूँ, अपॉर्चुनिटी, तो एक तो आपके पास फिजियोथेरापिस्ट की अपॉर्चुनिटी आ जाती है, फिर उसके बाद न्यूरो आर्थो डिफरेंट कैटेगरी में आ जाती है, फिर उसके बाद आपके पास आता है FCP, फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रैक्टिशनर। फ़र्स्ट कॉन्टैक्ट प्रैक्टिशनर बेसिकली इस ये जो या फ़र्स्ट कॉन्टैक्ट फिजियो भी कहते हैं। मैं खुद एज एन FCP काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली आपका जो वर्क होता है, वर्कलोड हायर होता है देन ऑर्डिनरी फिजियो। आपने ट्रियाज करना होता है, आपने पेशेंट को रीडायरेक्ट करना होता है व्हाट ही एक्चुअली नीड्स ना। और अगर पेशेंट GP से स्किप हो गया है, मस्कुलोस्केलेटल के जितने भी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, तो उनके जो क्या कहते हैं पेन कंसर्न्स हैं, उनके जो है क्या कहते हैं ब्लड्स रिलेटेड, उनके मेटाबॉलिक इश्यूज़, उनके सिस्टेमिक इश्यूज़, तो हर चीज़ों के हिसाब से आपने उनको प्रॉपर्ली डायरेक्ट करना होता है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं डायरेक्ट करने के, रामाटोलॉजी की तरफ, पेन टीम की तरफ। अगर पैलेटिव केयर्स पे है कोई पेशेंट, तो उसको जो है ऑन्कोलॉजी पेन टीम की तरफ। तो आप पेशेंट को ऑप्शंस देते हैं और उसकी हेल्प करते हैं पेशेंट को, ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका ADL इम्प्रूव हो। इसके साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो बहुत ज़्यादा हैं, उसको कहते हैं फंक्शनल असेसर। फंक्शनल असेसर बेसिकली जो ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनकी सैलरीज़ भी बहुत ज़्यादा फिजियोज़ के और FCP से ज़्यादा होती हैं, और उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा कम होता है। उन्होंने बेसिकली उनको ऑर्डिनरी 45 घंटे का एक पेशेंट के साथ सेशन दिया जाता है। फंक्शनल सेशन में बेसिकली लोगों ने क्लेम डाले होते हैं डिफरेंट,
DWPs से, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वर्क रिलेटेड, जो यहाँ पे इनको बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, तो आपने वो सारा असेस करना होता है, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स को। बायोसाइको सोशल मॉडल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी को देखते हुए आपने सारा पेशेंट को देखना होता है। तो वहाँ पर आपने देखना होता है कि पेशेंट की ADLs यहाँ पे कितनी इम्पैक्टेड है, कितना उसका ADL कंप्रोमाइज्ड है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, तो वो सारा आपने डॉक्यूमेंट करना होता है और आपने DWPs को एक रिपोर्ट जनरेट करके देनी होती है। तो अगेन इन सारी पोजीशंस के लिए अगर आपके पास अच्छा स्किल होना चाहिए, IT नॉलेज अच्छा होना चाहिए। IT नॉलेज अगर अच्छा नहीं है तो सर्वाइवल करना मुश्किल है। और तीसरी जो चीज़ है वो है क्या कहते हैं, मेडिकल नॉलेज डेफिनेटली। तो ये चीज़ें जब आपके पास प्रॉपर आ जाती हैं और आप इसमें एक्सपीरियंस कर लेते हैं, आपके लिए किसी जगह पे भी काम करना, दुनिया में वेस्ट में किसी जगह पे भी काम करना मुश्किल नहीं होता। आप हम एक चीज़ पे मत कोशिश करें कि भाई मैंने स्किल जो है ना, स्किल एग्जीक्यूशन और उन चीज़ों को प्रॉपर जो है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा, स्किल को आप 4th नंबर पर रखें। सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन, नंबर 2 पे अपना IT नॉलेज, नंबर 3 पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों पे काम करें। और कम्युनिकेशन, डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर योर कैरियर, इवन इफ़ यू आर मूविंग टू गल्फ रीजन और UK। तो कम्युनिकेशन इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द वाइटल क्या कहते हैं एलिमेंट इन होल प्रोसेस। तो पाकिस्तान से अगर है तो आप गल्फ़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अपने क्या कहते हैं कम्युनिकेशन और स्किल्स को फ्लरिश करने के लिए। उसके बाद वहाँ पर जब आप मौजूद है तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा हो जाती हैं और आप इजीली यहाँ पे रिलोकेट हो सकते हैं। तो मेरा भी पहला साल था, अभी मैं ब्रेडफोर्ड सिटी में सेंटर में हूँ और कौंसल के बाहर, और बर्फ़ शुरू हो गई है, साल मेरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे जब आप स्किल्ड वीज़ा पे मूव होते हैं, स्किल्ड चाहे वो दुबई में होते हैं चाहे यहाँ पे, कोई आपने एम्प्लॉयर को पैसे देने नहीं होते। स्किल वीज़ा, एम्प्लॉयर वीज़ा टोटली फ्री होता है। और इसमें जो है आपको कोई इवन नॉट इवन 10 रुपीज़ आपने किसी को नहीं पे करना होता। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है, अकोमोडेशन के मांगता है, तो इट मीन्स वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में एम्प्लॉयर सब कुछ करता है, एम्प्लॉयर आपको वीज़ा देता है। स्किल्ड वीज़े की जो अच्छी खासी बात है, जो वेस्ट में होता है, बहुत जल्दी लग जाता है। कोई इसमें कोई बड़ी डिमांड्स नहीं होती, आपकी वही रिक्वायरमेंट, पुलिस चेक और रेलिवेंट लाइसेंस, वो सब चीज़ें चेक की जाती हैं। होम ऑफिस आपको लेटर इशू कर देता है और उसकी बेस पे आप यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे 5 साल काम करना होता है। किसी भी कैटेगरी में आप स्किल्ड वीज़े पे आ रहे हैं तो 5 साल जैसे ही आप काम करते हैं तो आपको यहाँ का ILR या परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है। लेकिन ILR या परमानेंट रेजिडेंस के लिए स्किल्ड वीज़ा के साथ रिक्वायरमेंट है, उसकी 2-3 रिक्वायरमेंट है। एक तो लॉफुली आपने सारे कानून को फॉलो करना है, और सेकेंडली यू हैव टू पे द टैक्सेस। ये ऐसा नहीं है कि आपको मुफ्त में दे देते हैं, आपने टैक्स पे करना होता है। जो आपकी जॉब, जो आपने कमिटमेंट शो की होती है जो आपके एम्प्लॉयर ने, तो वो पूरे एनुअल आपने सारा टैक्स रिटर्न, HMRC जो यहाँ की टैक्सिंग बॉडी है, वो सारा आपके रिकॉर्ड में जाता रहता है। तो हर एक चीज़ बड़ी ही वेल मैनर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड होती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, मूव करना चाहिए। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे आपको, और उसके अलावा कैरियर ग्रोथ के हवाले से। और डेफिनेटली अगर वेस्ट का आपको पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट मिल जाता है, आप ट्रैवलर करना चाहते हैं या ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, तो वो चीज़ें अभी आपको बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती हैं, चूँकि हमारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की पासपोर्ट पे डेफिशिएंसी आ जाती है। उसके अलावा जो है, आप भी जब यहाँ पे आपको ILR मिल जाता है, आपको जो यहाँ के लोगों के बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। अगर आपकी जॉब नहीं है, आपके दूसरे रिसोर्सेज नहीं है, आपका जो हेल्थ होता है, हेल्थ तो खैर स्किल्ड पे भी फ्री होता है, लेकिन ऑनवर्ड आपको सारी सर्विसेज दी जाती हैं। और यहाँ के कौंसल से जो है ना, आपका घर नहीं है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप कौंसल अप्रूव्ड जो है वो क्या कहते हैं घर होते हैं, वो आप ख़रीद सकते हैं। वो इस तरह होता है कि एक होता है रेंट टू बाय, तो जो आप रेंट कर रहे होते हो वो, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी होता है कि आपने 3 साल यहाँ गुजारना है। जैसे 3 साल यहाँ पे हो जाते हैं आपके, तो फिर आप रेंट टू बाय, आप कौंसल में अप्लाई करते हो। आपके घर की एक वो क्या कहते हैं, 2 बंदे हैं तो एक कमरे का घर, अगर 4 बंदे हैं 2 कमरों का घर, 6 बंदे हैं 3 कमरों का, तो इसी तरह उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आप मीट करते हैं। और उसके बाद जो आप रेंट पे कर होते हैं, वो एंड पे जैसे ही उसके 5 साल 10 साल जैसी रेंट कंप्लीट होता है, वो घर आपका हो जाता है। इसमें कोई आपने इंटरेस्ट नहीं देना होता, कुछ नहीं देना होता, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप उन चीज़ों को देखें ना लेके, क्योंकि एक टाइम में आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। तो गल्फ़ में मूव होने का सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि जैसे दुबई का लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है आते ही। यहाँ पे आपको चूँकि सर्दी ममालिक में मैं जब आया था, मुझे डेफिनेटली रिमेंबर के 4-5 दिन बाद ही मुझे गाड़ी के बगैर यहाँ गुजारा थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो भी आपने देखना होता है। और बाकी वेदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वेदर मेरी बैक साइड पे ये सूरत हाल है, और ठंडा है काफ़ी।
और हम भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे। मैंने सोचा कि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर दूं। तो डेफिनेटली ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती, आपको मेहनत करनी पड़ती है और एक डिसीजन लेना पड़ता है। कैलकुलेटेड रिस्क इज़ ऑल अबाउट टेकिंग सम रिस्क। और आप जैसे ही वो लेते हैं, बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई मेरी डिग्री, मुझे क्या बेनिफिट है लाइसेंस लेने का, रजिस्ट्रेशन लेने का, मुझे जॉब ना मिले। देखें, अगर आप बेनिफिट की तरफ जाएँ तो आपको डिग्री भी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि डिग्री लेते वक्त या पढ़ते वक्त आपको ये कंफर्म नहीं होता कि डिग्री के बाद आपको जॉब मिलेगी। तो इट्स ऑल अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच आपने अपनानी होती है। बहुत से लोग जो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ली थी, बाद में उनको न्यूजीलैंड की तरफ मूव हो गए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ काफ़ी रिसेंटली यूके से लोग मूव हो गए। तो अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन उनको कैच करना प्रॉपर्ली, आपको वो स्किल आना चाहिए। तो हम भी बाकायदा ये कंप्लीट प्रोसेस कर रहे हैं, आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं, हम भी गाइड करते हैं। लेकिन जब आप सीरियस होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो लोग जो सीरियस हैं, जिन्होंने ऑलरेडी डिसीजन बना ली है, उनको हम हेल्प आउट करें, ना कि किसी का माइंड बनाना। माइंड बनाना आपने खुद होता है, आपने खुद सर्च आउट करना होता है इसके बारे में। और जब आप माइंड बना लेते हैं, डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू। तो इंशाल्लाह, थैंक यू। होपफुली कि ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। शेयर करें इसको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।